हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। यह है चैप्टर नंबर 8 और इसमें दिया हुआ है बाजार में एक कमीज। तो यह चैप्टर का नाम है जिसे हम आज समझेंगे। बाजार में एक कमीज, यह सुनने में एक साधारण सा सेंटेंस लगता है, लेकिन इससे इस चैप्टर में पूरे व्यापार व्यवस्था को दर्शाता है। यानी एक कमीज के माध्यम से, यानी वस्त्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वह हम तक कैसे पहुंचता है। यानी वस्त्र के लिए जो रुई का उत्पादन होता है वहाँ से प्रारंभ होता है। यानी पहले किसान रुई का उत्पादन करते हैं अपने खेतों में, उसके बाद रुई को बाजार में बेचते हैं। फिर रुई को दूसरे व्यापारी लेकर उसमें जो बीज है उसको हटाते हैं, फिर उसका गोला बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। फिर दूसरे व्यापारी इसको ले जाकर उसका धागा तैयार करते हैं। फिर अन्य व्यापारी उस धागा से कपड़ा को बुनते हैं और फिर कपड़ा तैयार होने के बाद उससे विभिन्न प्रकार के पोशाकें तैयार की जाती है और उन पोशाकों को अंततः उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो पूरा कहानी, पूरा स्टोरी जो है इसमें दिया हुआ है और इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि व्यापार किस प्रकार किया जाता है, व्यापार में कौन कौन से व्यापारी संलग्न रहते हैं, उन्हें क्या मुनाफा होता है, किसको कम मुनाफा, किसको अधिक मुनाफा, क्या बाजार व्यवस्था है। इन सबों को इसमें दिखाया गया है और समझाया गया है। तो हम बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं इसके अध्याय पर। तो यह अध्याय है बाजार में एक कमी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए सीधे चैप्टर पर। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा है। क्या इससे आपको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। करनूल में कपास उगाने वाली एक किसान यानी स्वपन्ना एक महिला है जो कुर्नूल यानी आंध्र प्रदेश में रहती है और वह कृषि कार्य करती है और कृषि में वह कपास उगाती है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। स्वपन्ना जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, वह छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वपन्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनसे रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल
इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद सुपर्णा उसे अपने पति के साथ कुरनूल के बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू होने के समय सुपर्णा ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर ₹2500 कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सुपर्णा को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने सुपर्णा से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। ₹1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई ₹6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के ₹3000 काट लिए और सुपर्णा को ₹3000 ही दिए गए। सुपर्णा बोलती है, केवल ₹3000? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। सुपर्णा, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। सुपर्णा, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि सुपर्णा जानती थी कि कपास कम से कम ₹1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सुपर्णा की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। यह इरोड में एक दुकान जो कि कपड़ा का दुकान है। अब देखते हैं कि इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है।
निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। उदाहरण 1, 2, 3। उदाहरण 1, 2, 3 दिया हुआ है। देखते हैं तीनों में क्या लिखा हुआ है। उदाहरण 1, बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरा, कपड़ा बुनने वाले बुनकर दूसरा कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले जाते हैं। दो में कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने करने के करघों खरीदने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम यानी बिजली चालित करघों को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यह जो इसमें दिया हुआ है 2 में। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत के कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। और तीसरा पिक्चर में दिया हुआ है बुनकर। तीसरा में बुनकर तैयार किए गए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। तो यह है इरोड का बाजार। आगे है दादन व्यवस्था, यानी बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। तो इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसे हम दूसरे वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।